Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. We have been talking about the social media and its impact on the society and particularly on our children. बहुत सारी बातें इसके ऊपर हो रही हैं. ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमें कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ने को मिलता है. इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल करीब 6 दिसंबर को छपा था, जिसके अंदर उन्होंने इसको इक्वेट किया है विद टोबैको रिलेटेड वार्निंग्स. और वहाँ पर जो यूएस सर्जन है विवेक मूर्ति जी, उन्होंने इस बात को बोला है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की वार्निंग्स आनी चाहिए जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आती हैं. आपको ध्यान है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तो 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को एक तरह से बैन ही कर दिया है, और बाकी कंट्रीज़ भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं. इसी सिलसिले में एक आर्टिकल उसी अखबार में फिर पिछले वीक मैंने पढ़ा पूजा सरदाना जी के द्वारा, और उन्होंने कहा कि देखिए लास्ट ईयर में करीब 256 मिलियन लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले. अब इसमें कोई अगर डुप्लीकेट भी होंगे तो भी दिस नंबर इज़ वेरी वेरी लार्ज. तो एक बड़ी समस्या है कि इतनी हम बातें कर रहे हैं, इसके इल इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं, पर उसके बाद भी इसके अंदर कोई कमी आ नहीं रही है. तो क्या करा जाए? तो जब ये इस आर्टिकल को मैं आगे पढ़ रहा था, पूजा सरदाना जी के आर्टिकल को, तो उन्होंने जिक्र किया इसमें शेरी टर्कल की किताब का, जिसका टाइटल है अलोन टुगेदर. और उसमें इन्होंने जब एडल्ट्स को और बच्चों को इंटरव्यू किया तो पाया ये गया कि दोज हु आर हैवी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया आर द वंस हु आर द मोस्ट एंग्सियस पीपल अराउंड. उनके ऊपर एंग्जाइटी का जो असर है बहुत ज़्यादा है. नॉट ओनली दिस, उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं. कहने के लिए सोशल मीडिया है, बट कमाल की बात है रियल लाइफ में जो सोशल स्किल्स हैं उनकी बड़ी अंडर डेवलप्ड हैं. और अनदर वेरी वेरी अलार्मिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट आउटकम वाज कि जो एम्पैथी है, empathy has gone down like anything in those people who are heavy users of social media. देखिए, मुझे जो बाकी सब भी एंग्जाइटी लेवल गोइंग अप इज डेंजरस, सोशल स्किल्स गेटिंग डाइल्यूटेड इज डेंजरस, बट द मोस्ट डेंजरस इज दिस एम्पैथी पार्ट. और एम्पैथी पार्ट अगर बहुत कम हो जाएगा हम सब लोगों के बीच में, तो ये खाली एक इंडिविजुअल का नुकसान नहीं होता है, ये पूरी सोसाइटी का नुकसान होता है. तो अब सवाल ये उठता है कि अब करा क्या जाए. मैंने भी आपको कितनी बार इसके बारे में कोई वीडियो बनाए हैं, बातें की हैं, मुझे रिस्पॉन्स भी मिले हैं, बट एक कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा. उसको कैसे हम लोग संभालें? तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद आज के ज़माने में जो ये रील्स जब से आई, और ख़ासकर 1 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड, मेरे को भी कई बार ये बातें सुनने को आती हैं कि देखिए साहब कि जो वीडियो होने चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर है या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो जितने शॉर्ट ड्यूरेशन होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही लोग ज़्यादा देख पाते हैं. मुझे ये बात कुछ ज़्यादा कुछ जमता नहीं. मेरे को ये फास्ट फूड वाला, आई मीन आई मे बी ए पर्सन ऑफ ओल्ड थॉट्स, बट देन जब तक कोई प्रॉपरली कुक्ड फूड फुल ऑफ द हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ना हो तब तक, और ये जब बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं तो उसमें वो सब कुछ हो जो हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को चाहिए, ऐसा होता नहीं है. बट ठीक है, मैं उस चर्चा में आज के दिन नहीं पढ़ूंगा, परंतु इतना ज़रूर है कि जो हमारे बच्चों को एक बहुत जल्दी टेम्पटेशन होता है चीज़ों का, जो मैंने पहले भी बात की है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. साथ के साथ मुझे जवाब चाहिए, साथ के साथ मेरे को ये चीज़ चाहिए, साथ के साथ मेरे को फल मिल जाना चाहिए, रिजल्ट मिल जाना चाहिए. ये जो एक आदत पड़ गई है वो बड़ा मुश्किल हो गया. लेकिन आप देखिए, जब अचानक से मौसम चेंज होता है तो हम परेशान हो जाते हैं. तो ऐसा कहा जाता है कि लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स की बात करते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, कि हम सब लोगों की आदत होती है कि कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और हम लोग थोड़ा एफर्ट्स को कम इस्तेमाल करना चाहते हैं. जो हमारे अंदर एनर्जी है उसको हम थोड़ा सा कम खर्च करना चाहते हैं इसके लिए. तो मेरे के इसको क्या एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने पढ़ा था इन द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. और वो एग्जाम्पल था एक बैट एंड बॉल का, उन्होंने जिक्र किया है. और ये सिर्फ बताने के लिए है ये एग्जाम्पल कि हम कितनी जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं. ऑटोमेटिक आंसर जो आता है हम उसको फटाफट सही मान लेते हैं.
तो उन्होंने कहा कि देखिए एक बैट और बॉल की कीमत मिला करके 1 रुपया 10 पैसा है, और अगर बैट जो है बॉल के मुकाबले 1 रुपया कॉस्टली है, 1 रुपया ज़्यादा है, तो आप बताइए बॉल की कीमत कितनी होगी। अब आप में से बहुत सारों ने इसका आंसर दे दिया होगा, फटाफट निकल गया, और मैनी ऑफ यू वुड नॉट हैव इवन ट्राई टू कैलकुलेट इट। अब इस आंसर को लिख लीजिए आप, जो आंसर आपके दिमाग में एकदम से आया था, और अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। मैं दोहराता हूं अपने सवाल को या अपने स्टेटमेंट को, जिसमें कहा है कि बैट और बॉल दोनों की कीमत मिला करके 1 रुपया 10 पैसा है, लेकिन बैट की कीमत बॉल की कीमत के मुकाबले 1 रुपया ज्यादा है। अब इसको आप कैलकुलेट करिए। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, उत्तर मिला आपको। अब दोनों उत्तर को मिलाइए, देखिए दोनों में शायद डिफरेंस आया होगा, क्योंकि यही डिफरेंस डेनियल कानवेन साहब को भी मिला जब उन्होंने कई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी जाकर के इस सवाल को पूछा था पहली बार में। तो यहाँ पे पहली बार आपको जो उत्तर मिला होगा 10 पैसे, क्योंकि 1 रुपया 10 पैसा। 1 रुपए का आपने सुना कि भाई बैट कॉस्टलियर है, 1 रुपया 10 पैसे में से 1 रुपया घटाया और 10 पैसे आंसर दे दिया। अब देखिए, अगर बॉल की कीमत 10 पैसे है, बैट की कीमत 1 रुपये बची, दोनों की कीमत में डिफरेंस कितना है? 90 पैसा। स्टेटमेंट क्या था कि दोनों की कीमत में डिफरेंस कितना है? 1 रुपया। जब आपने दोबारा जब कैलकुलेट किया, जब कॉग्निटिव एफर्ट्स लगाए और कैलकुलेट किया, तो आपने पाया कि बॉल की कीमत 5 पैसे थी, और जैसे ही बॉल की कीमत 5 पैसे आई तो नेचुरली बैट की कीमत कितनी बची? 1 रुपया 5 पैसा। दोनों में डिफरेंस कितना आया? 1 रुपया। जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट था वही आया, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ा, थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़े। एकदम क्विक आंसर आपने नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने क्विक आंसर दिया था वो सब आंसर गलत थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आंसर्ड इट ऑटोमेटिकली गेव 10 पैसा एज द आंसर, whereas those who calculated using cognitive efforts were the ones who gave it as 5. और यहाँ पर डेनियल साहब कहते हैं कि उन्होंने ये दो फिक्टिशियस सिस्टम बनाए अपनी तरफ से। कोई ये ऐसा कोई सिस्टम है नहीं हमारे दिमाग में कि सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। और सिस्टम 1 में उन्होंने यही कहा कि लोग ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव या इंस्टिक्टिव जो आंसर आता है उसको दे देते हैं, और वो कई बार, क्या ज़्यादातर बार, ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे कॉग्निटिव, और हम लोगों को आदत होती है, ये सब लोगों को हमसे कोई सवाल पूछा, हमने बहुत अच्छी तरह से उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं किया, और जब ना ही बहुत अच्छे से एनालाइज किया, और जब तक हमने कॉम्प्रीहेंड भी नहीं किया, एनालाइज भी नहीं किया, तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि करेक्ट आंसर उसका हम दे पाएँ। और आज की तारीख में जो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम रील्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात, एक टेम्पटेशन बन गया है, बिकॉज दिस टेक्स अस अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू द वर्चुअल वर्ल्ड। और वर्चुअल वर्ल्ड हमें बड़ा ही फैसिनेटिंग नजर आता है, हमारे बच्चों को खासकर बड़ा फैसिनेटिंग नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे खासकर मोबाइल की तरफ वीडियो जब चल रहे हो तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप देखिए कि जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बड़े एफर्ट्स करता है चलने के लिए, क्रोल करने के लिए, खड़े होने के लिए। जब एफर्ट्स करके खड़ा होता है तो जिंदगी भर अपने पांवों पे चलता है। अगर हमने उसको एकदम खड़ा कर दिया और चला दिया तो बड़ा मुश्किल होता है अपने पैरों पे जिंदगी भर चलना। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें ये सिखानी पड़ेगी अपने बच्चों को कि टेम्पटेशन ऑफ गेटिंग थिंग्स वेरी क्विकली, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, उससे हम थोड़ा अपने बच्चों को बचाएं। हम अपने बच्चों को उन चीजों से दूर रखें जो उनको टेम्पटेशन करती हैं और उनके लिए अच्छी नहीं है। हम अपने बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाएं। अब बात यहाँ आती है, सेल्फ कंट्रोल सिखाएं कैसे? मैं आपको अपना उदाहरण दे सकता हूँ। हम टेलीविज़न देखते थे, लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ था, बिकॉज मैं बोर्डिंग स्कूल में काम करता था, कि भाई ये हमारे टाइमिंग्स है। हमें अगर कोई मैच देखना है कोई टेलीविज़न के ऊपर, तो दीज आर द टाइमिंग्स व्हेन वी कैन वॉच, दिस इज आवर टाइम टू स्टडी। सो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन इट इज स्टडी टाइम, नोबडी वाज टेम्प्टेड टू वॉच अ मैच। और इसके लिए हम लोगों को भी एज पेरेंट्स एंड एज ए टीचर, मुझे भी इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल करना पड़ा था। और जब मैंने सेल्फ कंट्रोल किया तो जिन बच्चों के साथ मैं रहता था या मेरे अपने बच्चे, उन्होंने भी अपने ये सेल्फ कंट्रोल सीख लिया। हालांकि आई ऑल्सो गेट टेम्प्टेड टू सर्टेन थिंग्स, बट जस्ट टू रिमेन अवे फ्रॉम दैट टेम्पटेशन, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ कंट्रोल।
इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। और अगर हम वो सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और उस एनर्जी खर्च करने की वजह से कई बार क्या है, चूंकि एनर्जी खर्च होती है तो हम कंट्रोल नहीं करते, और कंट्रोल नहीं करते तो उस टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं। तो अगर हमने अपने बच्चों को ये सेल्फ कंट्रोल करना सिखा दिया, और अगर उनको ये एक हैबिट पड़ गई, एक आदत पड़ गई, तो फिर वो जितनी एनर्जी खर्च होती थी उतनी एनर्जी खर्च नहीं होगी बाद में। अगर टेलीविजन चल भी रहा होगा, इफ ए चाइल्ड हैड एन आइडिया दैट दिस इज माय स्टडी टाइम और दिस इज माय वर्क टाइम और दिस इज व्हाट आई एम नॉट व्हेन आई एम नॉट सपोज्ड टू वॉच टेलीविजन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिमाग में स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं पड़ेगी करनी पड़ेगी, और जितनी भी एनर्जी बचेगी जो उसको सेल्फ कंट्रोल पे खर्च करनी पड़ती, वो पूरी की पूरी एनर्जी उस टास्क में लग जाएगी जिस टास्क को करने के लिए वो बच्चा बैठा हुआ है। तो दो चीजें यहां पर आती हैं मुझे समझ में, सेल्फ कंट्रोल एंड कोग्निटिव एफर्ट्स। अब कोग्निटिव एफर्ट्स की जब मैं बात करता हूं कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने है, कोई भी सवाल, हम उसको समझें, हम उसको एनालाइज करें, और इंटरप्रेट करने के बाद में तब उसके किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। ये हमें अपने बच्चों, इसमें थोड़ा समय लगता है, it doesn't happen so easily. That's why Daniel Kahneman साहब कहते हैं कि system 1 is used 95% and system 2 is only by 5%, because उसमें efforts करने पड़ते हैं। तो अगर हम उस 5% को बढ़ा करके 50% पे भी ले जाएं, इधर इसको 50% हम कर दें, तो हम अपने बच्चों का और अपना बहुत भला कर सकते हैं। और ये लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, इससे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। हमें एफर्ट्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे हर काम के लिए, और सेल्फ कंट्रोल के लिए शुरू में एफर्ट्स जरूरत पड़ेगी, फिर आपके लिए आप उसकी आदत बन जाएगी, आपकी सारी की सारी एनर्जी कोग्निटिव एफर्ट्स की तरफ चली जाएगी, और उसमें फिर हमारे 10 पैसा जो आंसर दिया था हमने बोल की कीमत का, हम आसानी से वो नहीं देंगे। 90% हम 5 पैसा ही आंसर देंगे, और हमारे बच्चे इन चीज़ों को सीख सकते हैं। और अगर कोग्निटिव एफर्ट्स की तरफ चले जाएंगे तो बच्चों को ये बात भी समझ में आएगी कि ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका कितना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो एनालाइज कर पाएंगे, वो क्रिटिकली सोच पाएंगे, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद में एक सही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी तो वो इतना इसमें एनर्जी खर्च करते ही नहीं ना, सामने चीज़ आई, टेम्प्टेड हुए और चले गए। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सोशल मीडिया का जो प्रॉब्लम है, ये इतना एकदम से इतना आसान, इसको बिल्कुल हम ऐसा भी नहीं माने कि एकदम ही खराब चीज़ है। वहाँ उस जगह यूज करें जहाँ की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, बट बच्चे और हम सब लोग इस लायक बन जाए, इतने कॉम्पिटेंट बना लें अपने आप को कि हम सेल्फ कंट्रोल कर पाएँ। और जब सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे, दैट शुड बिकम ऑटोमेटिक पार्ट, दैट शुड बिकम ऑटोमेटिक फॉर कंट्रोलिंग सेल्फ फ्रॉम गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम आवर कॉग्निटिव एफर्ट्स टास्क्स। ये हम कर पाएंगे तो फिर हमें कोई ज़्यादा बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे अपने आप इन चीज़ों को समझेंगे कि ये ठीक नहीं है, और जब वो खुद इस चीज़ को समझेंगे तो आई थिंक वे परमानेंटली इसके इल इफेक्ट्स को भी समझ लेंगे, और सिर्फ जो उनके लिए बेहतर एस्पेक्ट है सोशल मीडिया की, उसी को इस्तेमाल करेंगे, बाकी को वो छोड़ देंगे। मैं समझता हूँ ये छोटी सी शुरुआत करने से शायद कुछ फर्क पड़ेगा। लेट अस ट्राई इट, एंड इफ वी कैन मेक सम डिफरेंस इन सम चिल्ड्रन, लेट अस प्रोपोगेट इट फर्दर सो दैट ऑल अदर्स कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सेम। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, गॉड ब्लेस अस ऑल।